नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सम्मिलित राज्य कृषि सेवा एंड अदर एग्जामों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समान अध्ययन के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जामों में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होगा और अदर पोस्टों की जो है वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें जो है सामान्य अध्ययन से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे परीक्षा चिंतन, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ए है गांधार कला, बी है मथुरा कला, सी है शुंग कला एंड डी है मधुबनी कला। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट जो है पूछा गया है इसमें कि ग्रीको बौद्ध कला के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या एक में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, गांधार कला। गांधार कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाती है। यह भारत की एक प्रसिद्ध प्राचीन कला है। तो ये जो है भारत की एक प्रसिद्ध प्राचीन कला है और इस कला को शैली जो है यूनानी और रोमन थी। तो इस गांधार कला की जो शैली है वो यूनानी एवं रोमन थी। ये भी आपको याद रखना है। इस कला में पहली बार जो है बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। तो बुद्ध की सुंदर मूर्तियां प्रथम बार कब बनाई गई थी? तो गांधार कला में ही बनाई गई थी और इसके निर्माण में जो है सफेद व काले पत्थरों का जो है प्रयोग किया जाता था। तो ये जो है इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। तो प्रश्न में ग्रीको बौद्ध कला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो ऑप्शन है वो राइट होगा, गांधार कला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए है भारत की संपत्ति लूटना, बी है स्थायी शासन स्थापित करना, सी है एक उपनिवेश बनाना एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे जो है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य जो था उसे भारत की संपत्ति लूटना था। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा, भारत की संपत्तियों को लूटना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ए है मुगल ने, बी है लोधी ने, सी है मराठा ने एंड डी है खिलजी। तो प्रश्न संख्या 3, तो यहाँ पे जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। तो मराठों के बीच लड़ा गया था। तो प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है इस युद्ध में मराठों की पराजय के उपरांत तो उत्तर भारत पर उनके नियंत्रण की आकांक्षा जो थी वो समाप्त हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान का शासक था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है ये कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। तो ये भी याद रखना है। और पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो मुगल शासक जो था वो उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो अहमद शाह अब्दाली ने और मराठों के बीच युद्ध हुआ था तृतीय पानीपत की युद्ध 1761 ईस्वी में, और इसमें मराठा जो है हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? ए है कोचीन, बी है गोवा, सी है कराईकल एंड डी है बेंगलुरु। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जो है पहला किले का निर्माण जो है वो कहाँ पे किया था? तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, कोचीन में प्रथम बार जो है उन्होंने किले का निर्माण किया था। किन्होंने? तो पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों का कोचीन, जिसे हम कोच्चि के नाम से जानते हैं, इस समय जो है ये स्थान जो है कोच्चि के नाम से जाना जाता है। और पहले किले का निर्माण जो है ये 1503 ईस्वी में किया गया था। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा जो है कोचीन पहले किले का निर्माण जो है वो किया गया था। और इसका निर्माण जो है पुर्तगाल के वायसराय अलबुर्क ने कराया था। तो अलबुर्कर्क ने जो है ये निर्माण कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है, अलबुर्कर्क ने जो है प्रथम किले का निर्माण जो है वो कराया था। तो पुर्तगाली वायसराय था। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 4 में वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ए है तात्या टोपे, बी है बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी है अशफाक उल्ला खां एंड डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, अशफाक उल्ला खां जो है प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 5 में वो आपका सी होगा। अशफाक उल्लाह खां का नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या तोपे जुड़े हुए थे। इसके पश्चात भारत में क्राउन का शासन जो है स्थापित हुआ था। अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड वर्ष 1925 से जुड़े हुए थे। तो अशफाक उल्लाह खां जो है काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो है इन्होंने इस कांड से जुड़े हुए थे, तो इसलिए प्रथम सत्याग्रह संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़े नहीं हुए थे। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 5 में सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए है भीमराव चंद्र बनर्जी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। भीमराव चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी थे। तो भीमराव चंद्र बनर्जी जो थे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे ए ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भीमराव चंद्र बनर्जी थे। द्वितीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, बी है माइकल ओ डायर ने, सी है एच.एल. ऑस्कूटल ने, एंड डी है विंस्टन चर्चिल ने। तो प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर जो है आपका माइकल ओडायर। तो राइट आंसर बी होगा। माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि अपनी त्याग दी थी। नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। तीनों ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के से दुखी हो गए, इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी, तथा सर शंकर नायड ने वायसराय कार्यकारी प्रदर्शन के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ये पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड या किससे व्यथित होकर नाइट की उपाधि जो है वो त्याग दी थी? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था। तो राइट आंसर जो है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है माइकल ओडायर ने दिया था। तो राइट आंसर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए है बैंकिंग, बी है स्वास्थ्य, सी है शिक्षा, एंड डी है कृषि। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो और इसके अंतर्गत जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण और तृतीय क्षेत्र में जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं, और खनन जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और प्रथम क्षेत्र में जो है कृषि आता है, वानिकी आता है, मत्स्य आते हैं। ये सभी जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है लोगों की बड़ी संख्या में रोजगार आते हैं, बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी है श्रमिक की सीमांत उपलब्ध उत्पादकता शून्य है, एंड डी है श्रमिक की उत्पादकता नीचे है। प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ए इंदिरा गांधी ने, बी है मोरारजी देसाई, सी है आर के खड़ग मुखम शेट्टी, एंड डी है जॉन मथाई। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। आर के खड़ग मुखम शेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट जो है 1947 में पेश किया था। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है। इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, और मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में अब तक सबसे ज्यादा 8 बार जो है वो मोरारजी देसाई, तो और यहाँ पे मोरारजी देसाई जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने सर्वाधिक बार जो है, अगर बात की जाए सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने 8 बार बजट पेश किया था। और प्रथम जो 1947 में जो पेश किया गया था बजट, वो खड़ग मुखम शेट्टी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली, एंड डी है चेन्नई। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो आपका
नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त 2011 में जो है इसकी स्थापना की गई है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञापन पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री इन सभी को उपलब्ध सुनिश्चित करना है। तो प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? ए है शिक्षा से, बी है उद्योग से, सी है तकनीक से एंड डी है कृषि से। प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है ऋण माफी शब्द जो है वो कृषि से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो डी है। ऋण माफी शब्द कृषि से संबंधित है। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा लिए गए ऋण को माफ कर देना ऋण माफी कहलाता है। भारत में किसानों को दिए गए ऋण को माफ करने की बात प्रत्येक चुनाव के दौरान जो है वो की जाती है। बाद में ऋण माफी के प्रस्ताव को जो है वो पारित भी किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1941, वर्ष 1940, वर्ष 1937, वर्ष 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 13 में वो आपका डी होगा। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये 1 अप्रैल 1935 को, और किस अधिनियम के तहत? 1934 अधिनियम के तहत जो है इसका स्थापना किया गया था। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किए गए। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे प्रथम आरबीआई गवर्नर थे, और हिल्टन यंग के आयोग के आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये आरबीआई से महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, ये सभी याद रख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? ए है 32%, बी है 22%, सी है 42% एंड डी है 35%। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। 22% जो है गरीबी रेखा जो है भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, जिसके अंतर्गत 22% लोग रहते हैं। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या जो थी 276 लाख जो थे इनकी संख्या थी। प्रतिदिन जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रतिदिन जो है 51.90 से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जो है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सरकारी प्रतिबंधों में से ढील देने को दर्शाता है? ए है निजीकरण, बी है वैश्वीकरण एंड सी है उदारीकरण एंड डी है विनिवेश। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उदारीकरण जो है सरकारी प्रतिबंधों को ढील देने को दर्शाता है। तो राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो कौन सा शामिल नहीं है? किसके आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी है सामाजिक असमानता एंड डी है प्रौढ़ साक्षरता। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो सी है। सामाजिक असमानता के जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। इसके आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी नहीं किया जाता। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो सी है, सामाजिक असमानता। तो प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको हमने पढ़ाया भी है। तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित चौथा अध्याय है, जिसमें भाग 4 के अंतर्गत जो है 36 से लेके अनुच्छेद 51, तो आर्टिकल 36 to 51 तक जो है नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं ये भी आपको याद रखना है। तो आयरलैंड से जो है ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, और जो है यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आप ये न्यायालय से जाके राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करवा सकते, जबकि मौलिक अधिकार को आप राज्य के कोर्ट के द्वारा जो है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या राज्य कोर्ट के द्वारा जो है, उच्च कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा
लागू करवा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकें। तो इसके द्वारा जो है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड, और 36 से लेकर 51 तक दिया गया है प्रावधान आर्टिकल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता जो है वो प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। तो प्रश्न संख्या 18 जो राइट आंसर है वो आपका बी है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता जो है वो प्रदान की गई है। तो राइट आंसर जो है 18 में वो आपका 21, अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए है 12, बी है 10, सी है 8 एंड डी है 6। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो ए है। 12% जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 2 जो है लोकसभा में आंग्ल समुदाय के मनुष्यों को जो है सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने की संख्या जो है वो 12 है। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है, आर्टिकल 80 के तहत जो है राज्यसभा के लिए जो है 6 वर्ष तक चुने जाते हैं, और जो 12 सदस्यों को चुना होता है वो 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। तो 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष जो है इसमें सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ से एक बात और निकल के आ रही कि राज्यसभा के जो सदस्य होते राज्यसभा जो होती है ये कभी भंग नहीं होती, ये लगातार चलने वाली सभा है, और इसमें जो है प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो आपका ए, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, सी है उच्च सदन, एंड डी है निम्न सदन। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, उच्च सदन के नाम से भी हम राज्यसभा को जानते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 20 में वो आपका सी होगा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है तथा लोकसभा को जो है हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो लोकसभा पूछ लिया जाए किस अदर नाम से जाने जाते हैं, तो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो टोटल कितनी होनी चाहिए? तो 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और इनके लिए जो है 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है समान अध्ययन के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन जो है समान अध्ययन के लेके आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।